जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद आमिर जवानी। ये मेरे टैक्स अकाउंटेंट भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और इनको हमने पहले बहुत बारी बुलाया इस चैनल पे टू टॉक अबाउट टैक्सेशन विद रिगार्ड्स टू क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन। स्पेशली वो लोग जो कनाडा से यूएस मूव करना चाह रहे हों, और अगर यूएस से कनाडा भी मूव करना चाह रहे हो तो उनको बहुत सारी डिफरेंट किस्म की टैक्स इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ता है। ये मूव मैंने खुद भी किया है, और उस वक्त मैंने ये मूव अपनी कंपनी के थ्रू की थी। मुझे कंपनी ने बहुत एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए थे, बट उसके बावजूद मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, इसलिए बिकॉज उस वक्त भी मेरे पास कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं था जिसके पास मैं रेडिली जाके अपनी हेल्प ले सकता। Thankfully, I found Amir, and Amir was able to help me with a lot of things. And since then, I've been connected with Amir. और ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस, प्राइमरीली जब ईयर एंड आता है और उसकी टैक्सेशंस होती हैं, और ईयर एंड ना भी हो, मुझे कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हो, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गो फॉर योर अकाउंटेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको जरूरत नहीं होती, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइजर, और बहुत से लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, बट टैक्स अकाउंटेंट को नहीं देते। पर फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आप बहुत सिंपल तरीका है, खुद भी कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा टेक्निकलिटी जहाँ इन्वॉल्व होती है, जहाँ ज़्यादा पढ़ाई चाहिए, ज़्यादा समझ चाहिए, वो है टैक्स की जगह। सो इट्स बेस्ट टू गो फॉर समवन हु इज़ अ टैक्स एक्सपर्ट, एंड हेंस वी हैव आमिर हियर हु इज़ ए क्रॉस बॉर्डर टैक्स एक्सपर्ट। तो आई विल पास इट ऑन टू आमिर टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और दूसरा फिर जो हमारे वीडियो का टॉपिक है विच इज़ वो क्या 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं अगर आप उनको पहले से प्रिपेयर करके, उनको समझ के अपनी मूव प्लान ना करें। अगर आपने उन तीनों को कंसिडर नहीं किया और अपनी मूव कर ली तो बहुत कॉस्टली मिस्टेक्स हो सकती हैं। बट इन तीनों मिस्टेक्स में जाने से पहले ओवर टू आमिर फॉर इंट्रोडक्शन। थैंक यू बैरोज। सो मेरा नाम आमिर है और आई ओन एंड ऑपरेट एन अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टिंग फर्म फिनेक्शन। और फिनेक्शन के ऑपरेशंस कनाडा, यूएस और यूएई में है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दीज 3 कंट्रीज, तो हम यहाँ के क्लाइंट्स को लोकली तो सर्व करते ही हैं फॉर देयर पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस बुक कीपिंग एंड ऑल। इसके अलावा हम उन्हें क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, so there are a lot of not so normal things which can get messy. So that's where our niche is, and that's where we try to help people. थैंक यू आमिर, थैंक्स अ लॉट। सो दिस वाज हेल्पफुल इंट्रोडक्शन। नाउ अभी जंप करते हैं कि वो क्या 3 चीज़ें हैं विच कैन बिकम कॉस्टली, और आपने कहा वो आप हमसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो ओवर टू यू, एंड इफ़ यू कैन स्पेल दोस 3 थिंग्स आउट, और किस तरह से हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। बट उनमें जाने से पहले मैं एक बात और भी बताता चलूँ, जो कि अपने ऑडियंस को, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, इट्स बेस्ट टू हैव अ टैक्स एक्सपर्ट फॉर योर स्पेशली कॉस्ट बॉर्डर टैक्सेशन। तो अगर इन केस यू वांट टू रीच आउट टू आमिर एंड मेक यूज़ ऑफ हिज सर्विसेज, तो उनका लिंक जो है हाउ टू रीच आउट टू हिम वो मैं छोड़ दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो यू कैन चेक आउट दैट लिंक। एंड आई हाईली रिकमेंड, जब आपकी इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट मूव आ रही हो तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लें। डजंट हैव टू बी आमिर, बाय द वे, इट कैन बी एनी अदर टैक्स एक्सपर्ट यू आर कंफर्टेबल विद, बट अगर आप आमिर को रीच करना चाहते हैं तो आई विल लीव हिज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। सो आमिर, ओवर टू यू, एंड नाउ टेक अस थ्रू दोस 3 थिंग्स। Okay, thank you, बैरोज। So पहली चीज जो है वो है रिस्क ऑफ डबल टैक्सेशन। लोगों की डिफरेंट मोटिवेशन हो सकती है व्हाई दे आर मूविंग टू यू फ्रॉम। अच्छा, ये पूरी पर्सपेक्टिव है हमारा कनाडा टू यूएस, सही है ना? तो लोगों के डिफरेंट मोटिवेशन हो सकते हैं कि व्हाई दे वांट टू गो टू यूएस, बट मोर ऑफन देन नॉट एक कंसिडरेशन जो होती है वो टैक्स की होती है कि ऑब्वियसली यूएस का टैक्स रेट कम है, you end up getting more money in your pocket, and that is one of the motivation, right? But if it is not planned correctly, if you have not taken the right steps, if you have not considered some of the key criteria for becoming non-resident in Canada, so there is a possibility that you end up with a double taxation. और डबल टैक्सेशन का मतलब यह है कि आपने जो इतनी मेहनत से मूव की, अज्यूमिंग आपका पर्पस वाज टैक्स और मे बी वन ऑफ द पर्पस, आपने इतनी मेहनत से मूव की, सब कुछ किया, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स है वो सब किए। एट द एंड ऑफ द डे जब आपने टैक्स फाइल करने की बारी आई, यू फिगर्ड आउट कि जितना टैक्स आपने अदरवाइज उस इनकम पे कनाडा में देना था, यूएस और कनाडा मिला के उतना ही देना पड़ गया, या शायद ज्यादा देना पड़ गया, और इवन मोर देन दैट आपको शायद ज्यादा उसकी टैक्स प्रिपरेशन फीस देनी पड़ गई, जस्ट बिकॉज के बीच में से आपने कुछ स्टेप अवॉइड कर दिए थे। जस्ट बिकॉज समटाइम ये होता है कि लोग बड़ा हेयर से पे जा रहे होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंसी की बात करें तो एक बड़ा कॉमन पर्सपेक्टिव है लोगों का कि बस जी हमने 183 डेज से कम गुजारे तो हम नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कनाडा के सिटीजन या पीआर होल्डर हैं, तो नॉन रेसिडेंट होने के लिए आपने सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपने अपनी टाइज को कट करना है, ओनली देन यू बिकम नॉन रेसिडेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिफोर यू डू गो फॉर ऑल द लॉजिस्टिक्स, वो जो क्राइटेरिया है उसको आप मीट करें,
और उसमें ऑब्वियसली देयर कुड बी इफ्स एंड बट्स, ग्रे एरियाज दैट वी कैन डिस्कस, बट दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने डबल टैक्सेशन के रिस्क को अवॉइड करने के लिए अपनी रेसिडेंसी को इंश्योर करें कि आप नॉन रेसिडेंट हो जाएं। और इसी के अंदर ये भी आता है कि आप अपने डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें बिफोर यू मूव। अपने एसेट पोर्टफोलियो को रिव्यू करें कि उसमें से क्या चीजें हैं जहां पे आपको टैक्स फेवर, टैक्स प्रेफरेंस या कोई टैक्स डेफर्ड या कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है जो आपको यूएस में नहीं मिलेगा, तो यूएस में उसका ऑल्टरनेट क्या है। डू यू रियली वांट टू कीप दैट इन्वेस्टमेंट इन दैट व्हीकल इन कनाडा फॉर एग्जांपल टीएफएसए, या आप यूएस का कोई व्हीकल यूज करना चाहेंगे रॉट आईआरए या दूसरा इस टाइप का जहां पे आपको मिल सकता है। तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल। और इन चीजों के लिए पहले से प्लान करना जरूरी है, रादर देन आप चले गए, दिसंबर आ गया एंड देन आप कहें अब मैं क्या करूं, तो तब तक इट्स टू लेट फॉर मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। सेकेंड थिंग जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है, वो शायद थोड़ा डिटेल्ड होगा, वो है सेलिंग योर कैनेडियन प्रॉपर्टी। मोर ऑफन देन नॉट जब लोग मूव करते हैं एटलीस्ट उनके पास कनाडा में एक प्रॉपर्टी होती है एंड दे डोंट वांट टू लेट गो दैट प्रॉपर्टी बिकॉज यू नो टेम्परेरी जा रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल देखते हैं क्या होता है, मे बी परमानेंट भी जा रहे हैं, तो दे जस्ट वांट टू कीप समथिंग राइट। वो नहीं बेचना चाह रहे होते। या एक कैटेगरी वो होती है जो कहती है कि ठीक है बेच देंगे लेकिन अभी जल्दी क्या, पहले जाके वंस वी सेटल डाउन वी सी कि हाँ हमें समझ में आ रही है जगह, देन हम कनाडा में बेचेंगे, देन हम यूएस में खरीदेंगे, वहां कुछ मिल जाए तो फिर हम बेचेंगे। यू नो ये डिफरेंट थॉट्स होते हैं। और कभी कभार होता है कि जी मार्केट अच्छी नहीं तो बाद में बेच देंगे। तो पहली कैटेगरी तो वो है कि जो चाह रहे हैं नहीं बेचना है, ठीक है ना, तो मतलब आप फिर नहीं बेचना है तो पहली चीज आप खाली नहीं रख सकते उसको, अदरवाइज दैट इज अ टाई टू द कंट्री। सही है, यू कैन नॉट हैव योर होम हियर, यू कैन हैव एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो उसे रेंट करना है, रेंट आपने जो है रिलेटेड पार्टी को, आइडियली आपने अनरिलेटेड पार्टी को करना है, बट अगर रिलेटेड को किया तो फेयर मार्केट वैल्यू पे करना है। रेंट हैज टू मूव, यू हैव टू फाइल दैट इनकम टैक्स। अगेन कभी कभार होता है कि हम जी जा रहे हैं तो वो मेरा रिश्तेदार है, यू नो मेरे वॉट एवर भाई है बहन है जो भी है, मैं वो रह लेंगे, एटलीस्ट प्रॉपर्टी की टेक केयर हो जाएगी। या नॉर्मल रेंट 3,000 है तो मैं उनसे 1,000 ले लूंगा, आई डोंट रियली नीड, दे नीड सम हेल्प वॉट एवर। तो दैट कुड अगेन बिकम अ टाई टू द कंट्री। तो इसलिए जरूरी है कि अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो उस हिसाब से आप फेयर मार्केट पे रेंट इनकम डिक्लेयर करें। अच्छा, और उसमें दूसरा एक और वेरिएबल होता है कि द वे टैक्स इज कलेक्टेड बाय सीआरए फॉर नॉन रेसिडेंट्स फॉर रेंटल इनकम इज वेरी डिफरेंट द वे इट इज कलेक्टेड फॉर रेसिडेंट। फॉर रेसिडेंट सीआरए आपसे ड्यूरिंग द ईयर कोई पैसे नहीं मांग रहा होता एक्सेप्ट योर इंस्टॉलमेंट अगर वो बनती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी रेंटल इनकम आती रहती है, साल में आप रिटर्न फाइल करते हैं और उसके बाद आप अगले साल जब अप्रैल में रिटर्न फाइल करते हैं तो आप जो टैक्स बनता है वो दे देते हैं इन एडिशन टू योर ओवरऑल इनकम जो भी नंबर बनता है, ठीक है ना। Non residents have to withhold part of their rental as withholding tax to CRA every month। सही है, अब उसके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो ग्रॉस का 25 होगा, नेट का 25 होगा, बट दे हैव टू विदहोल्ड, विच मींस, और विदहोल्ड ना करने की पेनल्टी है। इवन तो आपका नेट टैक्स 0 आ रहा होगा शायद, लेकिन विदहोल्ड ना करने की पेनल्टी है। तो विच मींस दैट इज समथिंग यू हैव टू डू अगेन इन एडवांस। अगर आप लेट्स सपोज अक्टूबर में मूव हो रहे हैं तो देन यू नीड टू वर्क आउट दैट थिंग लेटेस्ट बाय अक्टूबर एंड, क्योंकि मई 15 को अगर आपने लेट्स सपोज 1 अक्टूबर को घर रेंट कर दिया एंड यू आर नॉन रेसिडेंट, तो मई 15 को आपने पहली पेमेंट सीआर, सॉरी अक्टूबर नवंबर 15 को आपने पहली पेमेंट सीआरए को करनी है। तो दैट इज दैट टाइम दैट व्हेन यू हैव टू मेक दोस डिसीजंस। तो ये तो वो कैटेगरी थी जो नहीं बेच रही है। अच्छा, जिसने बेचना है अब उसके लिए इंपॉर्टेंट दो चीजें, पहला तो प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए जरूरी ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वाइल यू आर रेसिडेंट और आप बेचते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, आपने बेचा, आपको पैसे मिल गए, और लॉयर ने मतलब जो होगा उसने लोन वोन के पैसे ऑफसेट किए, जो एक्स्ट्रा बच गया, जो आपकी इक्विटी थी वो आपके हाथ में आ गई, ठीक है। अब अगर वो टैक्सेबल है तो जब आप साल के आखिर में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आप उसमें से सीआरए को टैक्स दे देते हैं, ये रेसिडेंट का था। बट फॉर नॉन रेसिडेंट्स अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो योर लॉयर इज सपोज टू विदहोल्ड 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, नॉट द प्रॉफिट, नॉट द इक्विटी। 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस उसको विदहोल्ड करना है, वो उसने सीआरए को देना है, ठीक है। फिर आपका रोल है कि आपने एक फॉर्म होता है T2062 जो सबमिट करना है सीआरए को, उसके जरिए सीआरए को बताना है कि जी मेरा कैपिटल गेन तो बनता था 0 या बनता था 10,000 या 20,000,
बट लॉयर ने तो विदहोल्ड किया हुआ है वॉट एवर अमाउंट जो 25% द सेलिंग प्राइस है विच इज अ लॉट ऑफ मनी, समटाइम वो 25% विदहोल्ड कर लेगा तो आप शायद अपनी मॉर्गेज भी अपनी क्लोज ना कर पाए, राइट? तो एंड देन सीआरए गिव्स यू बैक द एक्स्ट्रा मनी जो लॉयर ने विदहोल्ड किया है। बट इसमें इजीली 6 महीने 8 महीने इवन साल भी लग जाता है, ठीक है? दैट प्रोसेस इज वेरी स्लो बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन सीआरए जो कि इस चीज को प्रोसेस करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम, वो काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, समटाइम बैक एंड फोर्थ भी होता है, तो टाइम लगता है। तो 6 महीने से साल इज वेरी कॉमन, ठीक है? तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर बैक टू बैक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि जी मैं यूएस में घर खरीद रहा हूँ, कनाडा में घर बेच रहा हूँ, तो यू हैव दैट अरेंजमेंट इन माइंड कि 6 से 8 महीने लग सकते हैं, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दोज फंड्स अगर आपने एज अ नॉन रेसिडेंट बेचा है। तो अगर वाकई में मूड है कि जाने के बाद खरीदना ही खरीदना है, तो बेटर टू सेल इट व्हाइल यू आर रेसिडेंट टू अवॉइड ऑल दिस हैसल। तो ये हो गया सेल करने की बात, हमने बात कर ली रेंट करने की। तो बेसिकली आपका जो प्रॉपर्टी सेल होती है उसमें ये बहुत बड़ा वेरिएबल है। और इसमें एक और चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि अज्यूमिंग ये आपकी रेंटल प्रॉपर्टी थी थ्रू आउट, तो कैपिटल गेन जैसे अच्छा, ये एक कॉमन प्रिंसिपल है यूएस और कनाडा दोनों के लिए कि जहां के आप टैक्स रेसिडेंट हैं वहां पे आपने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम डिक्लेयर करनी है, ठीक है? तो अगर आप यूएस टैक्स रेसिडेंट है तो आपने कनाडा में भी जो कैपिटल गेन किया उस प्रॉपर्टी पे वो आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है? तो इसलिए जरूरी है कि आप जब वो बेच रहे हैं, आपके पास फंड्स आ रहे हैं और आप यूएस रेसिडेंट हैं, तो यू कीप इन माइंड कि मेरा यूएस में टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। जनरल थॉट ये है कि कनाडा का टैक्स रेट ज्यादा है, यूएस का टैक्स रेट कम है, तो अगर आपने कनाडा का टैक्स पे कर दिया कैनेडियन सोर्स्ड इनकम पे, तो यूएस में ऑलरेडी वो अकाउंट फॉर हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैश आउटफ्लो। लेकिन कैपिटल गेन इज वन थिंग जहां पे आपको सरप्राइज मिल सकता है, और वो सरप्राइज इसलिए मिल सकता है कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 5 साल पहले, तब एक्सचेंज रेट एक सर्टेन अमाउंट पे था बिटवीन यूएस एंड कैनेडियन, तो आपने परचेज उस पे किया है इन यूएसडी टर्म्स। ओवर द इयर्स जब आपने बेचा, तो आपने जब बेचा तो आपको शायद प्रॉफिट ना हुआ हो या बड़ा इनसिग्निफिकेंट प्रॉफिट हुआ हो, या आपकी आपकी प्रिंसिपल रेसिडेंसी तो और कुछ अरसे तक तो आपको कम प्रॉफिट कम कैपिटल गेन है जिस पर आपने टैक्स दिया है। लेकिन जब वो आपने मीनवाइल दो चीजें मूव हो रही ना, एक तो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और दूसरा है आपका एक्सचेंज रेट। तो उन 5 सालों के अंदर अगर एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल हो गया है, नाउ दैट यू सोल्ड, और वो डॉलर टर्म में ज्यादा बड़ी वैल्यू बन रही है, बेसिकली कैनेडियन डॉलर वीक हो गया है, तो शायद आपका नोशनल टर्म में कैनेडियन डॉलर टर्म में इतना गेन नहीं था। लेकिन जब आपने यूएस का रिटर्न फाइल किया तो डेट बिकम्स अ बिग अमाउंट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड यू माइट हैव टू पे टैक्स। तो वो पूरी प्लानिंग जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट, ताकि आप उस कैश फ्लो को प्रिजर्व कर सके। और लास्ट चीज है रिपोर्टिंग। यूएस टैक्स रिटर्न के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग यूएस टैक्सेस आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन कैनेडियन टैक्सेस, ठीक है? एंड मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मच मोर आई वुड से इंट्रूसिव। वो आपसे ज्यादा चीजों पे इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग मांगते हैं, राइट? तो जो एसेट आप अपने कनाडा में छोड़ के आ रहे हैं या जो रह रहे हैं मतलब जो एसेट्स वहां पे हैं आपके जो मेंटेन करेंगे, each asset can lead to maybe another 2-3 different forms that you need to fill, ठीक है? समटाइम्स उसकी कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगी, बट वो अपने आप में जो फॉर्म फिल करने हैं वही आपके टैक्स रिटर्न को इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि जो भी टैक्स प्रिपेयर बना रहा है ऑब्वियसली उसकी फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको लगेगा ये क्या, मैंने म्यूचुअल फंड रखा, उससे क्या हो गया, तो मैं कुछ भी रख लेता, इसके लिए क्यों ये मुझसे इतने पैसे मांग रहे हैं? वेल उसकी वजह से उसको 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्म अगर फिल करने पड़ रहे हैं तो ही हैज टू आस्क फॉर दैट मनी। तो आपकी रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आपके फॉरेन एसेट्स होते हैं और आप यूएस के टैक्स रेसिडेंट हो, ठीक है ना? तो एज आई सेड कि जब आप मूव हो रहे हैं यू शुड रिव्यू योर पोर्टफोलियो कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं आउटसाइड ऑफ द यूएस जो कि रहेंगे, ठीक है? हर एसेट की डिफरेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी और हर एसेट की डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट होगी, ठीक है? जो मैंने डबल टैक्सेशन की बात की थी, तो फॉर एग्जाम्पल टीएफएसए कनाडा में टैक्स फ्री है, बट यूएस में इट इज टैक्सेबल इनकम। तो डू यू रियली वांट टू कीप दैट मनी विद इन टीएफएसए? पहला सवाल, क्योंकि उससे आपका टैक्स इंपैक्ट आएगा यूएस के अंदर, जो आपका टैक्स फ्री नेचर था वो आपके लिए नहीं रहा। इसी तरह से आपके पास म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो देन दैट कैन अफेक्ट, you have to do more declarations and sometimes it's very difficult to find that information जो आपको डिक्लेयर करनी होती है।
शायद उसका टैक्स इम्पैक्ट ना आए, लेकिन वो डिक्लेरेशन इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ पेन टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैनेडियन ब्रोकरेजेस फॉर दैट यूएस compliance purposes. Another very commonly forgotten part is foreign bank account reporting or FBAR report, जो कि फाइल तो टैक्स रिटर्न के साथ होती है इन द सेंस के डेडलाइंस आर सेम, बट दैट इज एन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, मोस्टली टैक्स प्रिपेयरर्स करते हैं, तो हम भी करते हैं, लेकिन वो टैक्स रिटर्न का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एट टाइम्स ये होता है कि आप लोकली आप चले जाएंगे किसी अपने डाउन द स्ट्रीट किसी टैक्स प्रिपेयर के पास, तो उसको नहीं पता ये सब कहानी क्या है कि आप कनाडा से आए, क्या कुछ है, एंड ऑल दोस इंट्रिकेसीज। वो बोलेगा सर ये टैक्स रिटर्न फाइल करना लाओ, जस्ट लाइक एनी रैंडम अमेरिकन जो उनके पास आता है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। बट आपके अगर आउटसाइड ऑफ यूएस मोर देन $10,000 के बैंक अकाउंट्स का बैलेंस एट एनी पॉइंट इन द ईयर रहा है, और व्हेन आई से बैंक अकाउंट इट मींस बैंक अकाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, आपके फाइनेंशियल एसेट्स का बैलेंस मोर देन $10,000 रहा है, या आप किसी ऐसे अकाउंट के सिग्नेटरी रहे हैं कि जिसका बैलेंस $10,000 से ज्यादा रहा है, तो देन यू हैव टू डू दैट एफ बार रिपोर्टिंग, और उसमें आपने अपने सारे बैंक अकाउंट फॉरेन बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने। इसकी पेनल्टी काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो नॉर्मल टैक्स फाइल ना करने की या उसमें कुछ मिस करने की पेनल्टी होती है, बिकॉज दिस इज मॉनिटर्ड बाय FinCEN विच इज द money laundering watchdog of US, और obviously they look at it from very different perspective, तो इसमें penalties बहुत ज्यादा है to create that deterrence कि लोग इसको मिस ना करें, they take it seriously। तो इसलिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ अपने टैक्स को प्लान करें, बल्कि ये भी देखें कि किन चीजों के होने से आपकी टैक्स की रिपोर्टिंग या कंप्लायंस या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एंड इज इट रियली वर्थ इट टू कीप दोस एसेट्स आउटसाइड, क्योंकि वो उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जिसकी एक एग्जांपल ये है कि जी अगर आपके पास कोई फॉरेन कॉर्पोरेशन, अक्सर होता है कि जी वो कोई हमारा हम कनाडा में थे, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का वर्क मिला बेल या रॉजर्स या इधर उधर से, तो मैंने कॉर्पोरेशन बना के एज अ कॉन्ट्रैक्टर कर लिया। आप यूएस मूव हो गए, वो कॉर्पोरेशन अब भी जिंदा है, शायद कुछ हो ना रहा हो, मे भी उसमें कुछ पैसे वैसे पड़े हो जो भी हो, बट दैट एग्जिस्ट, इट इज लीगल, डिसॉल्व नहीं हुई है। ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट स्टिल यू आर सपोज टू फाइल फॉर्म 5471 विच इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज फॉर्म। उस फॉर्म के कोई 10-12 अपने जो है वो स्केड्यूल्स हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद दैट कॉर्पोरेशन, दैट कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन, आपको उसके मल्टीपल एनेक्सेस फिल करने होते हैं। तो समटाइम वो उस चीज की वो वर्थ नहीं होती जितनी वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। तो दैट्स माय थर्ड पॉइंट और थर्ड वॉच आउट, कि लुक एट इट फ्रॉम, किसी को भी एंगेज करें, किसी भी प्रोफेशनल को, टू सी कि जिस पोजीशन में आप अपने एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को रख रहे हैं, कहीं वो अननेसेसरी कंप्लायंस रिस्क तो क्रिएट नहीं कर रहे, एंड इफ दे डू देन यू नीड टू सी इफ इट्स वर्थ इट और नॉट। थैंक थैंक यू यू। आमिर, दिस वाज रियली हेल्पफुल। और मैं आपसे जब भी इस तरह की बात होती थोड़ा सा डर भी जाता हूँ, बट फिर मुझे ये भी कंफर्ट होता है कि यू आर एन एक्सपर्ट हेयर, तो आप जो हैं यू विल काइंड ऑफ गाइड मी। दूसरा एक चीज़ और ये भी है कि कनाडा के, आपने बहुत अच्छी बात की, कनाडा के टैक्सेशन जो है, फाइलिंग वगैरह बहुत सिंपल है। मैं खुद करता था फाइलिंग फॉर द मोस्ट पार्ट, और आप अकाउंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई टैक्स एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट खुद भी आप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको समझो। यूएस इज़ वेरी डिफिकल्ट, इवन समवन लाइक मी हु इज़ इनटू द नंबर्स, हु इज़ इनटू फाइनेंसेस, जो कि टैक्स बहुत अच्छी तरह से समझता है, बिल्कुल, बिकॉज मैं पढ़ता बहुत हूँ इस सारे सिलसिले में। इवन मैं जो हूँ वो आई एम वेरी कॉशियस विद रिगार्ड्स टू फाइलिंग इन यूएस। और ये मैं इरिस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ कि आप यूएस से, कनाडा से मूव हुए नहीं हुए, अगर आप सिर्फ यूएस में भी हैं, इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट वुड बी इन कनाडा। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जो है वो टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प आपको कॉस्टली लगती है, तो आप एटलीस्ट पहले 1-2 साल जो हैं वो ज़रूर हेल्प लें, फॉर यू टू गेट द आइडिया कि इसको सबमिट क्या किया है, नंबर्स क्या हैं, क्या क्या रिपोर्टिंग है। और आप जब अपने टैक्स अकाउंटेंट के साथ, टैक्स एक्सपर्ट के साथ बात करें, तो उनसे पूछें भी, उनसे वो सवाल करें, उनसे समझें, ताकि आपको जो है वो नॉलेज डेवलप हो जाए। अब ये मैं उस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, समवन लाइक मी हु वाज डूइंग देयर फाइलिंग बाय देमसेल्व्स इन कनाडा, जिनको खुद समझते हैं कि उनको पता है, बट फिर भी वो टैक्स एक्सपर्ट यूज़ करें। और 1-2-3 साल के लिए ज़रूर करें, बिफोर दे फील लाइक कि हाँ अब मुझे समझ आ गई है, अब अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल होगा तो आई यूज़ देयर हेल्प, अदरवाइज आई एम इन मोशन। पर अगर कोई इंडिविजुअल जो ना कनाडा में कभी खुद टैक्स फाइल किया है, तो यहाँ आके तो डू नॉट एक्सपेरिमेंट एट ऑल, इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, मच मोर डिफिकल्ट। बट आमिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और विल बी कॉलिंग यू अगेन, और स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कमेंट्स वी गेट इन दिस वीडियो।
सो थैंक यू अगेन। थैंक यू।